हम आईना है। अभी पूजा सामूटा आई है बेटा, है ना, पूजा सामूटा आई है।
हाँ गरिमा चौधरी भी आ गई। गरिमा चौधरी, हाँ बेटा। पूजा सामोटा, गरिमा चौधरी। यस मैम। हाँ बेटा, कल जाओगे बेटा? कब? नहीं, वेडनेसडे थर्सडे जाओगे ना कॉलेज? हाँ, वेडनेसडे और थर्सडे आपकी क्लास होती है। अभी तो बीएड वाले तो नहीं जाने हैं, पास कोर्स, हाँ पास कोर्स वाले आ रहे हैं ना। यस मैम। हाँ बेटा, आप तो बीएड वाले 1 अप्रैल से आओगे। पूजा समूटा से, है ना। शालू प्रजापति भी आ गई। शालू प्रजापति, गरिमा चौधरी, पूजा सामोटा। सविता शर्मा, अभी स्टार्ट करते हैं बेटा, अभी है ना 5:30 बजे अभी। सविता आप किसके हो बेटा? सविता शर्मा बीएड के हो, पास कोर्स के हो ना आप तो, या बीएड के हो बेटा? मैम। अच्छा बेटा, इंदिरा जाट भी आई हैं। इंदिरा जाट, पूजा समोटा, इंदिरा जाट, सविता शर्मा, शालू प्रजापति, गरिमा चौधरी, इंदिरा जाट। हाँ स्टार्ट करते हैं अपन।
किसकी बात करेंगे अपन आज? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे। ज्यादा उम्र आ गई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा एक ऐसा उपकरण है जो डीएनए व प्रोटीन सेगमेंट्स, प्रोटीन खंडों को शुद्ध करने व अलग करने के काम में लिया जाता है। इसमें मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर जेल पर पृथक किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के छोटे खंडों को प्राप्त करने के लिए पॉलीएक्राइल एमाइड जेल का प्रयोग करते हैं। मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स डीएनए के छोटे खंडों को प्राप्त करने के लिए कौन सी जेल को? पॉलीएक्राइल एमाइड जेल को प्रयोग में लाते हैं, अथवा डीएनए के बड़े खंडों को प्राप्त करने के लिए एगरोस जेल का प्रयोग करते हैं। तो एगरोस पाउडर को जब एगरोस पाउडर को जब जल में घोलकर उबाला जाता है, एगरोस पाउडर को जब जल में घोलकर उबाला जाता है तो यह एक जेल के रूप में बदल जाता है और जेल अणुओं के मध्य छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह एक आणविक चलनी मॉलिक्यूलर सीव का कार्य करती है, जिसमें से डीएनए खंड होकर गुजरते हैं। अब अपन किसकी बात करते हैं? उपकरण की। मतलब डीएनए मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस निम्न भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस बॉक्स में धनात्मक व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, दूसरा है जेल शेल्फ, तीसरा है जेल कोम्ब या जेल कंघा, और फोर्थ है बेटा पावर सप्लाई। फोर्थ क्या है? पावर सप्लाई। अब अपन बात करते हैं टेक्निक की, टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अपन क्या करते हैं? सर्वप्रथम जिस डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होता है उसको प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पाचित कर अनेक टुकड़ों में काट लिया जाता है। दूसरा, डीएनए खंडों को सुक्रोज व एक अभिरंजक का नाम क्या है? मिथाइलिन ब्लू के साथ मिश्रित कर लिया जाता है। वह सुक्रोज डीएनए खंडों के घनत्व को वह अभिरंजक उन अभिरंजक की दृष्टिगोचरता को बढ़ाता है। तो सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज डीएनए खंडों के घनत्व को व अभिरंजक की दृष्टिगोचरता विजिबिलिटी को बढ़ाता है और डीएनए खंड व अभिरंजक मिश्रण को जेल में बनी वेल्स में लोड कर दिया जाता है। इसमें तुलना के लिए एक मार्कर डीएनए, चिन्हक डीएनए जिसका आकार ज्ञात हो को लोड कर दिया जाता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका क्या कहती है टेक्निक में क्या होता है? सर्वप्रथम जिस डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होता है उसको प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा पाचित कर अनेक टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर डीएनए खंडों को सुक्रोज व एक अभिरंजक जैसे कि मिथाइलिन ब्लू के साथ मिश्रित कर लिया जाता है। सुक्रोज डीएनए खंडों के घनत्व को व अभिरंजक की दृष्टिगोचरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है डीएनए खंड
व अभिरंजक मिश्रण को जेल में बनी वेल्स में लोड कर दिया जाता है। इसमें तुलना के लिए एक चिन्हक डीएनए, एक मार्कर डीएनए जिसका आकार ज्ञात हो को भी लोड कर दिया जाता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, इसके पश्चात हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बॉक्स के विपरीत ध्रुवों से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा की उत्पत्ति जेल के लोडिंग ध्रुव पर स्थित ऋणात्मक इलेक्ट्रोड व जेल के पैंदे में स्थित धनात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य होती है। तो अपन ये क्या देख रहे हैं चित्र में, ये है जेल कास्टिंग ट्रे। ये ट्रे जो दिखाई है वो है जेल कास्टिंग ट्रे, ये है कोम वेल है और ये है पावर सप्लाई। तो चित्र किसका है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। मतलब इसके पश्चात इलेक्ट्रोफोरेसिस बॉक्स के अपोजिट पोल्स, विपरीत ध्रुवों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और विद्युत धारा की उत्पत्ति जेल के लोडिंग ध्रुव पर स्थित नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड व जेल के पैंदे में स्थित पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य होती है। इसके फलस्वरूप बेटा डीएनए के खंड जेल में स्थित छिद्रों से गति करते हैं। छोटे डीएनए खंड तेजी से गति करते हैं। बेटा जो स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स होते हैं वो तो तेजी से, तीव्र गति से चलते हैं, जबकि बड़े डीएनए खंड धीमी गति से चलते हैं। इस प्रकार डीएनए खंड अलग अलग जगह पर इकट्ठे होकर नियत लंबाई का बैंड बना लेते हैं और डीएनए की गति उस पर उपस्थित ऋणात्मक विद्युत आवेश के कारण होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के पूर्ण हो जाने पर जेल प्रकोष्ठ से हटा लिया जाता है तथा इससे यूवी अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखने पर डीएनए खंड नारंगी रंजक के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस के पूर्ण होने पर जेल प्रकोष्ठ से हटा लिया जाता है तथा इसे अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखने पर डीएनए खंड नारंगी इथिडियम ब्रोमाइड रंजक के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम डीएनए का साइज ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मात्र लंबाई से काम नहीं चल पाता, हमें क्षारों का अनुक्रम भी ज्ञात करना होता है, जिसके लिए ब्लॉटिंग टेक्निक के प्रयोग को उपयोग में लाया जाता है। तो दो प्रकार की ब्लॉटिंग टेक्निक है, दो प्रकार की बेटा ब्लॉटिंग टेक्निक है जो अभी अपन देखते हैं कि ब्लॉटिंग टेक्निक क्या क्या है जो अपन प्रयोग में लाते हैं। तो दिस इज द ब्लॉटिंग टेक्निक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए टुकड़ों को आकार अनुसार अलग अलग कर अभिरंजित कर देखा जा सकता है तथा डीएनए प्रोब के संकरण द्वारा डीएनए खंडों को भी पहचाना जा सकता है। इन डीएनए टुकड़ों को एगरोस जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित कर स्थिर करके यदि इन खंडों को डीएनए प्रोब द्वारा पहचाना जाए तो इसे ब्लॉटिंग कहते हैं। मतलब ब्लॉटिंग किसे कहते हैं बेटा, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए टुकड़ों को आकार अनुसार अलग अलग कर अभिरंजित कर देखा जा सकता है तथा डीएनए प्रोब के संकरण द्वारा डीएनए खंडों को भी पहचाना जा सकता है। तो इन डीएनए टुकड़ों को एगरोस जेल से जब इन डीएनए टुकड़ों को एगरोस जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित कर स्थिर करके यदि इन खंडों को डीएनए प्रोब द्वारा
पहचाना जाए तो इसे ब्लॉटिंग कहते हैं। इस विधि में डीएनए का एक सूत्री डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होना आवश्यक होता है और यह 4 प्रकार की होती हैं। पहली है बेटा सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। दूसरी है एक आएगी आपकी ब्लॉटिंग टेक्निक, एक है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अपन किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की बात करते हैं। मतलब सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की चित्र में दिखा रही हूं मैं, ये वाली है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, इसको मैं करके अब बताई जा रही हूँ कि ये क्या होता है। इसे सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को 1975 में 1975 में E.M. सदर्न ने खोजा था और इसे इसलिए ब्लॉटिंग टेक्निक कहा गया। मतलब इसे सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को 1975 में 1975 में E.M. सदर्न ने खोजा था, इसलिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इसे कहा गया। तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में विधि में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक किए गए डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। देखो बेटा, इसमें दिख रहा है अपन को ये कौन सा है जो अपन ने इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए खंडों को सेपरेट किया था, उसको अपन नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। तो ये है स्टेप्स ऑफ द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब मैं पहले बात करती हूँ, इसमें क्या करते हैं, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा किसकी बात चल रही है? सदर्न ब्लॉटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा प्राप्त डीएनए खंडों को पृथक करके एक सूत्री किया जाता है। उसके पश्चात अब इन डीएनए पट्टियों युक्त जेल को बफर सैचुरेटेड फिल्टर पत्र पर रख देते हैं तथा इसके ऊपर सूखे हुए फिल्टर पत्रों का गट्टा, फिल्टर पेपर का गट्टा मतलब शीट वजन रख देते हैं। तो केशिका सिद्धांत के अनुरूप बफर विलयन नीचे रखे फिल्टर पत्र से नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली से होता हुआ ऊपर पहुंचता है और इस बफर के साथ जेल में स्थित डीएनए बैंड नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर चिपक जाती है। इस प्रक्रिया को ब्लॉटिंग कहते हैं। तो आप ये चित्र में देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इसको अपन क्या है लेबल्ड मार्कर्स हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में अपन क्या दिखा रहे हैं? ये तो हो गया बेटा, मैं एरो घुमा रही हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर जब डीएनए खंड प्राप्त हो गए तो इन डीएनए पट्टियों युक्त जेल को बफर सैचुरेटेड फिल्टर पेपर पर रख देते हैं। ये जो फिल्टर पेपर है, दीज आर बफर सैचुरेटेड। वापस बोल रही हूँ, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा प्राप्त डीएनए खंडों को पृथक करके एक सूत्री किया जाता है। अब इन डीएनए पट्टियों युक्त जेल को बफर सैचुरेटेड फिल्टर पत्र पर रख देते हैं तथा इसके ऊपर सूखे हुए फिल्टर पेपर का गट्टा वजन रख देते हैं। तो केशिका सिद्धांत के अनुरूप बफर विलयन नीचे रखे फिल्टर पेपर से नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली से होता हुआ ऊपर पहुंचता है। इस बफर के साथ जेल में स्थित डीएनए बैंड नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लॉटिंग कहते हैं। अब नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को हटाकर 80 डिग्री पर निर्वात में गर्म करते हैं ताकि एक सूत्री डीएनए पट्टियां फिल्टर पर स्थायी रूप से चिपक जाती हैं। अब नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थित एक सूत्री डीएनए पट्टियों का संकरण रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब से कराया जाता है। तो डीएनए प्रोब कई डीएनए खंडों में एक विशिष्ट डीएनए खंड पहचानने में सहायक होता है।
तो इस प्रकार डीएनए प्रोब एक विशिष्ट डीएनए पट्टी से संकरित हो जाते हैं और एक्स-रे उद्भाषित एक्सपोज एक्स-रे उद्भासित करने पर यह काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा डीएनए बैंड को पहचान लेने पर दोबारा डीएनए का विदलन व जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उस विशिष्ट डीएनए बैंड का विलगन कर लेते हैं। अब सेकेंड टेक्निक है नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। मतलब नदर्न ब्लॉटिंग तकनीक की बात करेंगे तो नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा आरएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा साइज के आधार पर पृथक करते हैं। तो नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के स्थान पर किसको लेते हैं? अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र काम में लिया जाता है, जिसको व्हाइटमैन 540 फिल्टर पत्र से तैयार किया जाता है। क्योंकि आरएनए सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर पत्र से बंधित नहीं होता, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा आरएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा साइज के आधार पर पृथक करते हैं और इस नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के स्थान पर अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र काम में लिया जाता है, जिसको व्हाइटमैन 540 फिल्टर पत्र से तैयार किया जाता है। क्योंकि आरएनए सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर पत्र से बंधित नहीं होता। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की। तो इससे पहले मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ किसी भी जाति के आरएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उनके आकार के आधार पर अलग कर लिया जाता है। अब इसे विलगेट आरएनए को जेल से काटकर डीबीएम पेपर पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। अब डीबीएम पेपर पर स्थानांतरित करने के पश्चात इसे एक सूत्री रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब द्वारा संकरित करवाया जाता है एवं ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा आरएनए पट्टी को पहचान लिया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है बेटा जो दिख रही है आपको, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इस टेक्निक को प्रोटीन की ब्लॉटिंग के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में सर्वप्रथम किसी भी नमूने से, किसी भी सैंपल से प्रोटीन को निकाल लेते हैं। दूसरा, प्रोटीन को सोडियम डोडेसिल सल्फेट SDS प्रोटीन को सोडियम डोडेसिल सल्फेट की सहायता से पॉलीपेप्टाइड से द्विगुणित करने के पश्चात पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अब इस जेल से पॉलीपेप्टाइड को नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन प्रोटीन पट्टी बैंड की पहचान के लिए निम्न तरीकों को प्रयोग में लाते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं बेटा? एक है विशिष्ट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन के लिए विशिष्ट प्रतिजन प्रोटीन के लिए प्रतिरक्षी प्रोब एंटीबॉडी प्रोब द्वारा। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन की पहचान के लिए लेक्टिन को
प्रोब की तरह प्रयोग करके इसके बाद हाइब्रिडाइज प्रोटीन पट्टियों युक्त फिल्टर पत्रों को एक्सरे प्लेट द्वारा उद्भाषित कर प्रोटीन की पहचान कर ली जाती है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या किया जाता है कि मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को प्रोटीन की ब्लॉटिंग के लिए प्रयोग में लेते हैं और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में सर्वप्रथम किसी भी नमूने से प्रोटीन को निकाल लेते हैं, फिर प्रोटीन को सोडियम डोडेसिल सल्फेट की सहायता से पॉलीपेप्टाइड से द्विगुणित करने के पश्चात पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग पृथक कर लिया जाता है। अब इस जेल से पॉलीपेप्टाइड को नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन प्रोटीन पट्टी की पहचान के लिए निम्न तरीकों को प्रयोग में लेते हैं। पहला है विशिष्ट प्रतिजन प्रोटीन, स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी प्रोब द्वारा। दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन की पहचान के लिए लेक्टिन को प्रोब की तरह प्रयोग करके। इसके बाद संकरित प्रोटीन पट्टियों युक्त फिल्टर पत्रों को एक्सरे प्लेट द्वारा उद्भाषित कर प्रोटीन की पहचान कर ली जाती है। अब ये अपन देख रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की बात अपन ने करी आज। इसका डायग्राम भी देखा। अब अपन कह सकते हैं कि सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है, ये भी अपन बात करते हैं। तो ऐसे डीएनए बंधी प्रोटीन जिनका अमीनो एसिड अनुक्रम ज्ञात करना हो, उनके लिए सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉटिंग व उससे बंधित बाइंडिंग प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। क्या बता रही हूँ, सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, अब अपन लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है बेटा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इन सभी तकनीकों के अलावा फिंगर प्रिंटिंग, प्रतिबंध खंड लंबाई, बहुरूपता मैपिंग, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, क्रोमोसोम वॉकिंग का भी पुनर्योजन डीएनए टेक्निक में प्रयोग किया जाता है। लास्ट बात करते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, मतलब जीन प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो किसी भी इच्छित जीन के प्रवर्धन जीन एम्प्लीफिकेशन अर्थात डीएनए की अधिक संख्या में प्रतिलिपियां कॉपीज प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कैरी म्यूलस ने 1985 में एक तकनीक विकसित की। मतलब किसी भी इच्छित जीन एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी इच्छित जीन के प्रवर्धन जीन एम्प्लीफिकेशन अर्थात डीएनए की अधिक संख्या में प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कैरी म्यूलस ने एक तकनीक विकसित की जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम दिया गया। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने नाम दिया, कैरी म्यूलस ने। यह तकनीक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत उपयोगी साबित हुई। इस तकनीक द्वारा मतलब पीसीआर के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा, एक मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, सविता आ गई ना, हाँ। इस तकनीक द्वारा किसकी बात कर रहे हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन की। तो वापस दिखा रही हूँ ये किसकी बात अपन कर रहे हैं, इसको एनलार्ज करके। मतलब इस तकनीक द्वारा कुछ ही घंटों में इच्छित डीएनए अथवा आरएनए खंडों की अरबों प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक द्वारा कुछ ही घंटों में इच्छित डीएनए अथवा आरएनए खंडों की अरबों प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं
और वर्तमान समय में पीसीआर विधि को पूर्ण रूप से ऑटोमेटेड स्वचालित किया जा चुका है। बाजार में पीसीआर तकनीक के लिए थर्मल साइक्लर्स भी उपलब्ध हैं। तो पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया जीवित कोशिका से बाहर इन विट्रो कृत्रिम माध्यम में संपन्न करवाई जाती है। इसमें ठीक है, तो इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। इसके लिए किस किस की आवश्यकता होती है, तो अपन देखते हैं। पहला है एक ऐसा माध्यम तैयार करना होता है जिसमें प्रवर्धन के लिए इच्छित डीएनए अथवा आरएनए खंड जिनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करनी हो उपस्थित हो। दूसरा है करीब 20 क्षारीय लंबे 2 ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स की आवश्यकता होती है जो कि इच्छित डीएनए खंड की दोनों श्रृंखलाओं के 3' छोर पर उपस्थित अनुक्रमों के पूरक हों। तीसरा है 4 प्रकार के डीएनए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जिनके नाम क्या क्या हैं? जिनके नाम एक तो है DDP मतलब डीऑक्सीथाइमीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमीन ट्राइफॉस्फेट, DCTP डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, एक है डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट DADP तथा डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हैं, DGTP हैं, जिनकी आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त एक ताप स्थिर हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जैसे TAQ जिसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से विलगित किया जाता है, वह PFU, क्या बोल रही हूँ? PFU, इसका मतलब है पायरोकोकस फ्यूरियोसस द्वारा विलगित किया गया, तथा BEND जिसे थर्मोकोकस लिटोरैलिस जीवाणु द्वारा विलगित किया जाता है। इनकी आवश्यकता होती है। इसमें से PFU तथा BEND पॉलीमरेज की तुलना में अधिक क्षमता वाले होते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया जीवित कोशिका से बाहर कृत्रिम माध्यम में संपन्न करवाई जाती है और इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। पहला है बेटा एक ऐसा माध्यम तैयार करना होता है जिसमें प्रवर्धन के लिए इच्छित डीएनए अथवा आरएनए खंड जिनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करनी हो उपस्थित हो। दूसरा करीब 20 क्षारीय लंबे 2 ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स की भी आवश्यकता होती है जो कि इच्छित डीएनए खंड की दोनों श्रृंखलाओं के 3' छोर पर उपस्थित अनुक्रमों के पूरक हो। तीसरा है नेक्स्ट है 4 प्रकार के, कौन कौन से हैं वापस बताते हैं, 4 प्रकार के डीएनए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जिनके नाम हैं DTP से क्या समझते हो? डीऑक्सीथाइमीन ट्राइफॉस्फेट, व DCTP डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, व DADP डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा DGTP डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बेटा एक ताप स्थिर हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जैसे TAQ जिसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से विलगित किया जाता है, वह PFU पायरोकोकस फ्यूरियोसस द्वारा विलगित, तथा वेंट जिसे थर्मोकोकस लिटोरैलिस
जीवाणु द्वारा बिलगेट किया जाता है, इनकी आवश्यकता होती है। तो अपन ने आज इसकी बात करी